और कुछ क्रिश्चियंस का ये मानना है कि ज्यूश ही वो लोग थे जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। कि ज्यूश क्रिश्चियंस बच्चों का खून पी जाते हैं और अपने रिलीजियस रिचुअल्स के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए 1881 में हिस्ट्री में पहली दफा इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब मट्टी में मिल जाता है जब एक्सट्रीमिस्ट ज्यूश पीपल अपने प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते हैं। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पावर मिलती है और ज्यूश के खिलाफ जेनोसाइड स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टाइन के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप जरूर आगाह होंगे और आप जानते होंगे कि कैसे गुज़िश्ता एक साल में पैलेस्टाइनियंस पर इसराइल ने जेनोसाइड किया। लेकिन क्या आपको पता है कि 1993 एक ऐसा साल था जब पैलेस्टाइन और इसराइल एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे पीसफुल सोल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद के हालात बद से बदतरीन होते चले गए और आज इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक ऐसी बदतरीन जंग चल रही है जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी स्टॉप नहीं कर पा रही। इसराइल के एक छोटे से कंट्री में इतनी पावर कैसे आ गई? कैसे एक छोटे से इसराइल कंट्री ने तमाम अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी? अगर हमें आज के क्राइसिस को जानना है तो हमें हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे इसराइल एक सॉवरेन कंट्री बना और कैसे इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान में जंग शुरू हुई। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि कैसे हिटलर ने ज्यूश को बुरे तरीके से डील किया था और उनका जीनोसाइड भी किया था। लेकिन ज्यूस के खिलाफ होने वाली ये कैंपेन्स हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश एक ज्यूश फैमिली में हुई थी और कुछ क्रिश्चियंस का ये मानना है कि ज्यूश ही वो लोग थे जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। और ये एक ऐसा बिलीफ था जो कि सेंचुरीज तक क्रिश्चियंस के अंदर रहा। और आज से हजारों साल पहले जब क्रूसेड्स हुए तो क्रिश्चियंस ने हजारों की तादाद में ज्यूश को मारा और उसकी वजह ये थी कि ज्यूश जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। उस जमाने में ज्यूश के खिलाफ काफी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी ये कहकर कि ज्यूश क्रिश्चियंस बच्चों का खून पी जाते हैं और अपने रिलीजियस रिचुअल्स के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं चीजों के चलते ज्यूश के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी थी हजारों साल पहले से ही। और हिस्ट्री में जितना हेट ज्यूश को सहना पड़ा है शायद ही किसी और को सहना पड़ा हो। 1800 के बाद ज्यूश के खिलाफ ये नफरत न सिर्फ रिलीजन की बेस पे थी बल्कि ज्यूश को एक अलग एथनिसिटी के तौर पर भी जाना जाता था। इसी हेट के चलते 1800 के बाद दुनिया के तमाम कोनों में रहने वाले ज्यूश ने ये सोचा कि दुनिया का कोई भी कंट्री हमें अपना नहीं मानता और अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें हमारा खुद का एक कंट्री बनाना होगा। इसके बाद 1896 में थियोडोर हेज़ल ने एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नाम था ज़ायोनिज्म। उन्होंने कहा कि ज्यूश को अपनी एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए और ये आइडिया एक नया आइडिया नहीं था। 1870 से ही कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो खुद को लवर्स ऑफ ज़ायन करके पुकारती थी और ये कम्युनिटीज भी ज़ायनिज्म के आइडिया को प्रमोट कर रही थी और ज्यूश के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहती थी। इसीलिए 1881 में हिस्ट्री में पहली दफा इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूस की पैलेस्टाइन की तरफ। ज्यूस ने पैलेस्टाइन के एरिया में जाकर कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई और वो वहीं पर रहने लगे। ज्यूस ने माइग्रेशन के लिए पैलेस्टाइन का एरिया ही क्यों चुना? क्योंकि पैलेस्टाइन एक ऐसी जगह है जो ज्यूस के लिए काफी ज्यादा होली है। और याद रखिए उस दौर में ना कोई गाजा था, ना कोई वेस्ट बैंक था और ना कोई इजराइल था। ये सारा एरिया मिलकर पैलेस्टाइन कहलाता था जो उस वक्त के ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। और ऑटोमन एम्पायर का दौर वो दौर था जब मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस एक दूसरे के साथ अमन में रहते थे। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि पॉपुलेशन काफी कम थी और ज्यादातर जमीनें खाली पड़ी थी तो लड़ाई का मौका ही नहीं आता था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1915 में जबकि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पर अरब से एक डील करते हैं कि अगर अरब्स ब्रिटिश को हेल्प करते हैं ऑटोमन एम्पायर को हराने में तो ब्रिटिश बदले में अरब को पैलेस्टाइन का मुल्क दे देंगे। और अरब रेवोल्यूशनरीज लड़ाई कर रहे थे एक अलग यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। जो अरब रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब स्टेट बना दी जाए। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स वादा करते हैं ज्यूस से कि वो ज्यूस को एक नया कंट्री बनाने में मदद करेंगे पैलेस्टाइन के पास। ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अमेरिकन ज्यूस को अपना दोस्त बना सकें जिसके चलते वो अमेरिकन पॉलिटिक्स पर अपना इन्फ्लुएंस बिठा सकें। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील कर दी और जैसे ही वार खत्म हुई और ऑटोमन एम्पायर हार गया तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने ये सारा एरिया 50-50% डिवाइड कर लिया।
और पैलेस्टाइन का रीजन ब्रिटिशर्स ने पूरा अपने ही कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरा पैलेस्टाइन का एरिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहा। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पावर मिलती है और ज्यूज के खिलाफ जेनोसाइड स्टार्ट हो जाता है और उन्हें मिलियंस की तादाद में मारा जाता है। पूरे हिटलर कंट्रोल्ड यूरोप में से ज्यूज अपनी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में माइग्रेट करने लगते हैं। कई ज्यूज को अमेरिका में असाइलम मिल जाता है, मगर इनमें से कई सारे ज्यूज जाते हैं पैलेस्टाइन में। पहले तो ब्रिटिशर्स ज्यूज को पैलेस्टाइन के अंदर एंट्री के लिए इजाजत दे देते हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स उन्हें रोकने लगते हैं, जिसकी वजह से एक इस्राएली नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है। एट द सेम टाइम 1940s के आते आते पैलेस्टीन्स नेशनल मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है और पैलेस्टीनियन लोग भी अपने एक सॉवरेन कंट्री की मांग करने लगते हैं। अब वक्त आता है 1948 का, जबकि ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में कमजोर पड़ चुके थे और अब वो पैलेस्टीन से अपने एम्पायर को विड्रॉ करना चाहते थे। जाते हुए वो कहते हैं कि तुम पैलेस्टीनियन लोग एक अपना अलग से कंट्री बना लो और ज्यूश एक अपना अलग से कंट्री बना ले। क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त काफी कमजोर पड़ चुका था, इसलिए वो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दे सकता था पैलेस्टीनियंस को और ज्यूश को, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा दिया गया यूनाइटेड नेशंस को और ब्रिटिशर्स पैलेस्टीन छोड़कर निकल जाते हैं। यूनाइटेड नेशन एक प्लान बनाता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कितना एरिया ज्यूश को दिया जाए एक ज्यूश कंट्री बनाने में और कितना एरिया पैलेस्टीनियंस को दिया जाए एक मुस्लिम कंट्री बनाने में। 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान पब्लिश किया जाता है। यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में 55% एरिया ज्यूश के लिए रखता है और 45% एरिया वो रखता है पैलेस्टीनियन मुस्लिम कंट्री के लिए। और जेरूसलम एक ऐसा एरिया था जो कि क्रिश्चियंस, ज्यूश और मुस्लिम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट था। यूनाइटेड नेशन ये डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा और ना ये पैलेस्टाइन की तरफ जाएगा और ना ही ये ज्यूश कंट्री की तरफ जाएगा। ज्यूश लोग इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और अपने नए कंट्री का नाम इजराइल रखते हैं और यहाँ 1948 में जन्म होता है दुनिया के नक्शे पर एक न्यू कंट्री का, जिसका नाम था इजराइल। और इजराइल एक ऐसा कंट्री था जो ऑफिशियली ज्यूश का कंट्री था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज थे वो इस प्लान से बिल्कुल नाखुश थे। उन्हें ये लगता है कि ये प्लान बेसिकली ब्रिटिशर्स का तरीका है अपने कॉलोनियलिज्म को जिंदा रखने के लिए, तो वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और अरब कंट्रीज ये कहते हैं कि वो इजराइल और ज्यूश को इतना सा भी पार्ट नहीं लेने देंगे और इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948। और ये अपने आप में एक काफी ज्यादा हिस्टोरिक जंग है क्योंकि 5 से ज्यादा कंट्रीज एक छोटे से कंट्री के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ज्यूश जो कि इजराइल में रह रहे थे वो ये बात बखूबी जानते थे कि 5 साल पहले उनके साथ कैसा सलूक किया गया, कैसे हिटलर ने उनके खिलाफ जेनोसाइड किया और कैसे पूरी दुनिया में उनके खिलाफ हेट को फैलाया जाता था। और आज के दिन ये सारे अरब कंट्रीज इनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं और आज अगर ये जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं और सरप्राइजिंगली 5 अरब कंट्रीज के खिलाफ इजराइल जो कि एक छोटा सा कंट्री था वो वॉर जीत जाता है। 1949 में जब ये जंग खत्म होती है तो यूएन पार्टीशन प्लान के हिसाब से काफी ज्यादा एरियाज जो कि पैलेस्टीन के होने थे उन पर अब इजराइल काबिज हो जाता है। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया था वो इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि पैलेस्टीनियन के पास कोई भी अपनी जगह नहीं बची और पैलेस्टीन का कंट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और इजराइल का कंट्री ना सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद था बल्कि वो पहले से बड़ा हो चुका था। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है अरब कंट्रीज की तरफ। इसके बाद 1967 में एक दूसरी जंग होती है अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में। ये जंग सिर्फ 6 दिन तक चलती है और इससे भी इजराइल इजीली जीत जाता है। इस जंग में इजराइल न सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को एक्वायर कर लेता है बल्कि इजिप्ट का भी काफी बड़ा एरिया एक्वायर कर लेता है। चूंकि पैलेस्टीनियन लोग अपना एक सेपरेट कंट्री चाहते थे, इसीलिए 1964 में फाउंडेशन होती है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। स्टार्टिंग में इनका ये मोटो होता है कि ये आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए से अपना एक सेपरेट कंट्री पाएंगे और स्टार्टिंग में ये चाहते हैं कि इजराइल जैसा कोई भी कंट्री दुनिया के नक्शे पर एग्जिस्ट ही ना करे और इसी वजह से इजराइल और यूएसए इस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद 1973 में एक और अरब इजराइल वार होती है जो कि इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इसके बाद 1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है
क्योंकि PLO ही एक ऐसी जमात थी जो कि पैलेस्टीनियन लोगों की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थी। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं और इजिप्ट पहला अरब कंट्री बन जाता है जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। और इन्हीं पीस टॉक्स की वजह से पूरा वो एरिया जो इजराइल ने इजिप्ट का एक्वायर कर लिया था वो इजिप्ट को वापस दे दिया जाता है। इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी की वजह से इजरायली और इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर्स को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल के बाद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि इजिप्शियन ये कह रहे थे कि कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ समझौता कर दिया। अब 1967 से 1980 तक 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर रखा है। इस टाइम के दौरान इजराइल में रहने वाले काफी ज्यादा ज्यूश लोग वेस्ट बैंक की तरफ जाकर अपनी कॉलोनीज बनाने लगते हैं और वो वहाँ पर परमानेंटली रहने लग जाते हैं। और जबकि इजरायली गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर हाउसेस की प्राइसेस एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस काफी ज्यादा कम थी। तो कुछ लोग हाउसेस की प्राइसेस कम होने की वजह से वहाँ पर माइग्रेट करते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर इसलिए माइग्रेट करते हैं कि उनकी होली प्लेसेस वेस्ट बैंक के काफी करीब थी। लेकिन इजरायली लोग अब ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पूरा वेस्ट बैंक का एरिया हमारा है और इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम ही रह सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट थी और पैलेस्टीनियन लोग इन्हें कॉलोनाइजेशन मानते हैं क्योंकि ये उनके ही कंट्री में इजरायली लोगों की तरफ से कॉलोनाइजेशन की जा रही है। 1992 में इजराइल को एक नए प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम है यित्जक रबीन। ये कहते हैं कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और हमें उनका कंट्री पैलेस्टीन उन्हें दे देना चाहिए। और ये वो वक्त है जब इजराइल PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है और रिटर्न में PLO भी इजराइल को ऑफिशियली एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। और यहाँ पर होते हैं 1993 के ओस्लो अकॉर्ड्स। No blood and no anguish. This is the only battle which is a pleasure to wage, the battle for peace. और पहली बार ये दोनों PLO और इजराइल मिलकर ये बात करते हैं कि कैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की दोबारा से पार्टीशन की जा सकती है और कैसे पीसफुली इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड किया जा सकता है। एज एन रिजल्ट 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की गवर्नमेंट बना दी जाती है जिसका नाम रख दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वेस्ट बैंक के एरिया में काफी ज्यादा इजरायलियों ने अपनी कॉलोनीज बना ली थी, जिसे इजरायली गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था। पैलेस्टीनियन लोग काफी गिने चुने एरियाज में टुकड़े टुकड़े करके रहने लगे। इसके बाद वेस्ट बैंक के एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला किया जाता है, एरिया A, B और C। एरिया A वो एरियाज होंगे जहां पर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखेगी। एरिया B वो एरिया थे जहां पर दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर कंट्रोल करेंगी, जबकि एरिया C वो एरिया था जहां पर इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो दूर की बात है, 1994 में पैलेस्टीन को पार्टीशन के नाम पर सिर्फ कुछ टुकड़े ही दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं पीसफुल सोल्यूशन निकालने के कि ऐसा नजर आ रहा है कि अब इनके दरमियान कोई भी मसला नहीं होगा। और इसी वजह से 1994 में PLO के लीडर यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज भी दिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब मिट्टी में मिल जाता है जब एक्सट्रीमिस्ट ज्यूश पीपल अपने प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देते हैं। लोगों का कहना था कि कैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के साथ हाथ मिला सकता है, कैसे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि इजरायली लोग ये चाहते थे कि पैलेस्टीनियंस को इतनी सी भी जमीन नहीं देनी चाहिए और पूरा का पूरा पैलेस्टाइन का एरिया इजराइल के अंडर ही होना चाहिए। दूसरी तरफ 5 साल पहले 1987 में कुछ इस्लामिक पीपल आकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसका नाम था हमास ग्रुप। और हमास ग्रुप की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करना। और इस वजह से 1996 के इलेक्शंस को हमास बाइकआउट कर देता है और अब दोनों कंट्रीज में एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा हो चुके थे, क्योंकि इजरायली अब ये चाहते थे कि पैलेस्टीन को कंप्लीटली खत्म करके पूरा मुल्क इजराइल बना दिया जाए, जबकि पैलेस्टीनियंस हमास ग्रुप ये चाहते थे कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करके पैलेस्टाइन का कंट्री बना लिया जाए। और इसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से बहुत सख्त नफरत करने लगते हैं। 2002 में दोनों तरफ वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं और 100 से ज्यादा इजरायली और पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों नेशंस एक दूसरे के काफी करीब रह रही थी। इसकी वजह से इनके दरमियान काफी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। इजराइल इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो अपने सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द
दीवारें बनाना स्टार्ट कर देता है। वेस्ट बैंक पे जहाँ भी इसराइल के लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पर चेक पॉइंट्स लगवा दिए जाते हैं जिनसे सिर्फ इसराइली लोग ही दाखिल हो सकते हैं। और अब पैलेस्टीनियंस का वहाँ पर रहना और भी मुश्किल हो चुका था। 2006 में हमास मिलिटेंट ग्रुप पैलेस्टीन में इलेक्शन लड़ता है और वो जीत जाता है और PLO वाली पार्टी जिसका नाम फतह था वो काफी छोटे मार्जिन से हार जाती है। और अब 2007 में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पैलेस्टीन की ही पार्टीज थी, हमास और PLO फतेह, इनके दरमियान में सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। 2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है और पैलेस्टीन कंट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर अब हमास का कंट्रोल आ जाता है, जबकि वेस्ट बैंक के एरिया पर PLO फतेह का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन आज के दिन गाजा स्ट्रिप पर जहाँ पर हमास का कंट्रोल है, उन्हें टेररिस्ट की तरह से देखा जाता है और जो लड़ाई देखने को मिलती है जहाँ से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं इसराइल की तरफ, वो एरिया दरअसल गाजा स्ट्रिप का एरिया है। और गाजा स्ट्रिप का एरिया वेस्ट बैंक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने मिलिटेंट ग्रुप हमास की वजह से। और गाजा स्ट्रिप का एरिया वो एरिया है जिसको काफी ज्यादा अरब कंट्रीज भी सपोर्ट करते हैं और वहीं से इसराइल के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। लेकिन पास्ट कुछ ईयर्स से यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स हो चुकी है और इसराइल ने इन दोनों पैलेस्टीनियन एंटिटीज पर काफी ज्यादा जुल्म ढाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप रीसेंट सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।